नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले 3 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की ब्रीफिंग आज। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को देंगे जानकारी। नए वक्फ कानून पर आज सीजेआई की बेंच में होगी सुप्रीम सुनवाई। कानून की संवैधानिक वैधता पर होगा विचार। याचिका में अंतरिम राहत की मांग। अहमदाबाद के चंदौला तालाब इलाके में अवैध निर्माण पर दूसरे चरण का बुलडोजर एक्शन। 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य। पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, संघर्ष विराम पर फौरन बातचीत शुरू करेंगे रूस और यूक्रेन। पोप लियो ने की मेजबानी की पेशकश। और दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से हाल बेहाल। वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूर्व बारिश का कहर जारी। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद अनेकों मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के 3 प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई वाले दल को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया और ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इधर अमृतसर में अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट, फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिलका में सादिक में प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू होगा, लेकिन समारोह का स्तर कम कर दिया गया है और इसे जनता के लिए आज से खोल दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर द्वार बंद रहेंगे तथा सूर्यास्त के समय झंडे उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम करने का फैसला 24 अप्रैल को लिया गया था। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड्स की सराहना की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल हेग में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प के साथ चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर जयशंकर की यात्रा भारत की चल रही कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को गहरा करना और प्रमुख यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग, जलवायु कार्रवाई और साझा सुरक्षा चिंताओं पर जोर देते हुए यूरोप में अपनी पहुंच को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने हेग शहर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारतीय दूतावास में मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत संबंध बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री नीदरलैंड के बाद डेनमार्क का दौरा करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज
नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ये तय करेगी कि कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत दी जाए या नहीं। 15 मई को पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और याचिकाकर्ता को 19 मई तक हलफनामा पेश करने को कहा था। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। वहीं केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है और इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदौला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण जारी किया। इसमें 50 से अधिक बुलडोजर और 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पहले चरण में 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था और अब इस चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को साफ करने का लक्ष्य है। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम शरद सिंघल ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जनता भी सहयोग दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये काम बहुत शांति से पूर्ण हो रहा है। पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई चंदौला तालाब के आसपास अवैध बस्तियों को हटाने के लिए शुरू की गई है। यहाँ मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रहने की बात भी सामने आई थी। DCP रवि मोहन सैनी ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया अगले 3 से 4 दिनों तक चल सकती है। इधर अवैध अप्रवासी लोगों पर देश में कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। हरियाणा में भिवानी पुलिस ने दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की तलाशी के लिए अभियान चलाया। तलाशी अभियान में करीब 10 लोग संदिग्ध पाए गए, जिनकी गहन जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आधार कार्ड की ऑनलाइन जांच की जा रही है, जिसके बाद कुछ संदिग्धों का पता चला है। हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसी आगे रिपोर्ट दस्तावेज आएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इधर 17वीं लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी LIA में 2025 आज से मलेशिया के लंकावी में शुरू हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वो इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड सहित कई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, DPSU और अन्य निजी रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। डोनियर विमान और भारतीय नौसेना जहाज INS कावारत्ती इस प्रदर्शनी में शामिल होंगी। रक्षा राज्य मंत्री सम्मेलन से अलग मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नॉर्डिन से भी मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एवं व्यापक रणनीतिक साझेदारी में मजबूती आएगी। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो बुधवार को मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे। वहां वो बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वो संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। गोवा की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का गोवा के राजभवन जाने का भी कार्यक्रम है। वहां वो राजभवन परिसर में चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का लोकार्पण करेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित कार्रवाई 2047 तक विकसित भारत के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना।
कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माता, विचारक और अकादमिक विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो देश के कृषि नवाचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों पर विचार विमर्श करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वो अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 26 पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो मानवता के लिए कलंक है। उनके कई आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए और कई को निर्वासित कर दिया गया। भारतीय सेना की इस बहादुरी के सम्मान में डॉक्टर शंकरराव चव्हाण प्रतिमा स्मारक से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा तक तिरंगा रैली निकाली गई। नांदेड़ के पालक मंत्री अतुल सावे, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोकराव चव्हाण, सांसद डॉक्टर अजित गोपछड़े, भाजपा मराठवाड़ा संगठन मंत्री सजय कोंडके, विधायक श्रीजय चव्हाण, महानगर अध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर सहित बड़ी संख्या में नागरिक, व्यवसायी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी और पूर्व सैनिक शामिल हुए। बारिश के बावजूद रैली में बड़े उत्साह के साथ लोग नजर आए और ये रैली संपन्न हुई। अतुल सावे ने भारतीय सैन्य कर्मियों की बहादुरी को सलाम किया और कहा कि पाकिस्तान को भारत उसी तरह जवाब देगा जिसका वो हकदार है। वहीं अशोकराव चव्हाण ने सेना के असीम शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के पिलानी, मध्य प्रदेश में खजुराहो और हरियाणा के हिसार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में पिलानी 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा, जबकि MP के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सूरज के बढ़ते तापमान का सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। दोपहर के समय घर से निकलने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बारिश और आंधी। जी हां, उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में मानसून की आहट तेज हो गई है। अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य असम में ऊपरी चक्रवाती हवा का प्रभाव
प्रवाह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक रहने की उम्मीद है। वहीं असम में भारी बारिश के कारण धेमाजी से जोनाई बाजार से 10 माइल घाट तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में इस साल की अब तक की हुई सबसे अधिक बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव के कारण जनजीवन ठप हो गया है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में साई लेआउट प्रमुख है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आज शाम दिल्ली में गरज और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में 24 मई तक आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मानसून की तैयारियों और इस सिंचाई वर्ष में मेट्टूर बांध के खुलने पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही अधिकारियों को बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति फिर से शुरू होने पर एसएमएस भेजने और सड़क के मरम्मत कार्यों के तहत खतरनाक स्थानों पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग करने सहित निवारक उपाय करने के भी निर्देश दिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज अमेरिकी दौरे का अंतिम दिन है। दौरे के बीच भारत अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। अभी तक की वार्ता के बाद दोनों पक्ष काफी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए समान बाजार उपलब्धता से लेकर समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। भारत चाहता है कि उसके पेशेवर व उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को अमेरिकी बाजार में समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। इससे पहले भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त में तेजी लाने के लिए पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से व्यापार असंतुलन सबसे अहम मुद्दा रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारतीय बाजारों में अधिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि भारत अपने उत्पादों पर शुल्क कम करना चाहता है। भारत की कोशिश है कि उसके उत्पादों की अमेरिकी बाजार में पहुंच सुनिश्चित हो, जिससे भारतीय युवाओं को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जाबाज जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का दमखम दिखाया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हर कोई भारतीय जवानों के अदम्य साहस को सलाम कर रहा है। तो देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। साध चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी मद गए वरन यो रलत हैं। जांबाज सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार से होने वाले हर एक नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तोपों के मुंह खोल दिए गए, तोपें गोले उगलने लगी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हुए। जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एलओसी के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको जबरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये वही जांबाज भारत के सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये इसी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हमारे इन जांबाजों ने सीमा पार नियंत्रण रेखा के पार लीपा वैली और साथ ही साथ नीलम वैली में पाकिस्तान की तरफ से हो रही आर्टिलरी फायर का मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के अनेक अग्रिम चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही लंबे समय तक पूरी
तैयारी की गई थी, पूरा प्रशिक्षण किया गया था। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो ये गन एरिया है, यहाँ पर हमारी जब तोपें गरजी तो पाकिस्तान की चौकियां खामोश हो गई, पाकिस्तान की तोपें गरजना बंद हो गई। ये हमारे जांबाज सूरवीरों की मेहनत का परिणाम है, शौर्य का परिणाम है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये विजयी मुस्कान है, ये पराक्रम का प्रदर्शन है, किस तरीके से हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अभी स्थगित हुआ है और अभी ये अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा सीमाओं पर और नियंत्रण रेखा पर तत्पर हैं। वहीं उत्तराखंड में चल रहे चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचना जारी है। 30 अप्रैल को यात्रा शुरू होने के बाद से मात्र 20 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। चारों धामों में एम्बुलेंस सहित जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल और विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए यातायात प्रबंधन, मौसम संबंधी चेतावनी और आपातकालीन कार्रवाई दलों को यात्रा मार्गों और तीर्थ स्थलों पर तैनात किया गया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। नेतन्याहू ने इन देशों के खिलाफ तीखा बयान देते हुए कहा कि वे 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इजराइल ने एक ही दिन में गाजा में ऑपरेशन गिदोन के रथ के तहत 160 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस बीच यूके, फ्रांस और कनाडा ने इस्राइल को धमकी दी थी। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि अगर इस्राइल गाजा और वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियों को कम नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों सहित ठोस कार्रवाई की जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि ये बर्बरता पर सभ्यता का युद्ध है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल तब तक न्यायपूर्ण तरीकों से अपना बचाव करना जारी रखेगा जब तक कि पूर्ण विजय हासिल नहीं हो जाती। इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध खत्म करने की शर्तों का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप के विजन को स्वीकार करता है और सभी यूरोपीय नेताओं से ऐसा ही करने की अपील करता है। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध कल ही समाप्त हो सकता है अगर शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके हत्यारे नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गाजा से सेना हटा ली जाए। वहीं हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में सिंगापुर और हांगकांग में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोविड-19 मामलों में वृद्धि की बात सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अधिकांश मामले हल्के हैं और इनमें किसी असामान्य गंभीरता या मृत्यु दर का संबंध नहीं पाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक घटनाक्रमों के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC, आपातकालीन चिकित्सा राहत EMR प्रभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में वर्तमान कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई 2025 तक भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या केवल 257 है, जो देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही कम है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं और किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। देश में कोविड-19 सहित श्वसन संबंधी वायरल बीमारियों की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली कार्यरत है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में विभिन्न खेलों से जुड़े कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा भी इनमें से एक रहे। जोगिंदर शर्मा ने खेलो इंडिया को एक शानदार पहल बताया, जिसके जरिए देश के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। जोगिंदर शर्मा से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण औपचारिक रूप से शुरू हो गया है और इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। उनमें से एक खिलाड़ी हमारे साथ हैं, क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा। किस तरह से आप देखते हैं दीव जैसी खूबसूरत जगह पर लोगों को बीच गेम्स देखने का मौका मिलेगा और खिलाड़ियों को भी वाटर स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा? मैम, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैं छोटा सा था तब से एक यही चैनल है जिसको हम लोग देखते थे। और रही सही बात कि जैसे यहाँ का माहौल है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना कि हमारे युवाओं जो प्लेयर्स हैं वो आज नेशनल लेवल पर और कल इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहराएं, और जिसके बाद भाई डॉक्टर मनसुख जी और प्रफुल्ल पटेल भाई और जो उनका जितना भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने तैयारी की है, एक बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से IPL में हम लोग देखते थे, तो आज मेरे को खेलो इंडिया में पहली बार आया हूँ और उनकी ओपनिंग सेरेमनी देख के बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से उन्होंने प्लेयरों में जोश भरा है और प्लेयरों का जोश देखा मैंने, क्योंकि सभी स्टेट से प्लेयर आए हैं, और जिस तरीके से उनका मतलब प्रोत्साहन किया है, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में यही वो प्लेयर हैं जो इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने जैसे हमने देखा कि मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वाटर स्पोर्ट्स में, बीच गेम्स में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी ऐसे राज्यों से भी आए हैं जहां पर कि बीच है ही नहीं। तो ये खिलाड़ियों के जज्बे को भी दिखाता है कि जिस खेल में आपकी रुचि है तो उसके लिए खिलाड़ी कुछ भी करता है। आपके लिए भी जो क्रिकेट का सफर है आसान नहीं रहा होगा, तो एक खिलाड़ी के जज्बे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत और इमोशंस और उसका स्ट्रगल जो होता है वो ज़रूर रहता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्टेट के प्लेयर आए हैं जहाँ पर बीचीज या नहीं है और वो उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन जो एक खिलाड़ी होता है, जब उसको खेलना होता है, कुछ गोल अचीव करना होता है, वो इतना जिद्दी होता है कि उस चीज़ को पाने के लिए वो अपने रास्ते खुद से खुद ढूंढ लेता है। और ये जो खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी अभी हिस्सा लेंगे उनके लिए आगे एक सामने एक लंबा करियर है। क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत हरा भरा और फलदार जो पेड़ होता है, जब तक वो बचपन उसका जब से स्टार्ट होता है और जो रूट लेवल होता है, जब से उसका ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक रूट हमारी मतलब स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो उस तरीके से फलदार पेड़ होना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि जो रूट लेवल से जो प्लेयर आ रहे हैं, मेरा ये मानना कि हम लोगों को करना भी चाहिए। जो छोटी स्टेट से हैं, छोटे गांव से हैं, छोटे कस्बे से हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए हम लोगों को, और उनका जो टैलेंट है उनको आगे की तरफ हम लोगों को उभारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जोगिंदर शर्मा का मानना है कि खेलो इंडिया एक बेहद अच्छी पहल है जो ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके देती है, क्योंकि यही खिलाड़ी इस देश का भविष्य है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दीव।